हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS नेटवर्क। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फरवरी महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा प्रतियोगिता दर्पण की मंथली वाइज समरी नोट्स को डिस्कस किया जा रहा है। पूर्व में जनवरी महीने की प्रतियोगिता दर्पण को हमने डिस्कस कर दिया है। आज फरवरी महीने की वर्ष 2023 की प्रतियोगिता दर्पण की समरी को मैं डिस्कस करूंगा। आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि विगत कुछ महीनों के अंतर्गत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो उन राज्यों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी हम लोग ले लेते हैं। उन राज्यों में सबसे पहला है गुजरात राज्य। तो जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर विधानसभा सीटों की कुल संख्या, वहां के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, वहां के राज्यपाल कौन हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना आवश्यक है। पहला है गुजरात राज्य। विधानसभा सीटों की कुल संख्या अगर गुजरात में देखा जाए तो 182 सीटें हैं वहां पर विधानसभा की, जिनमें चुनाव के पश्चात बीजेपी को 156 सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस को 17 सीटें प्राप्त हुई, आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ी है जिसे 5 सीटें प्राप्त हुई है। बीजेपी वहां 156 सीटों के साथ बहुमत में 7वीं बार उन्होंने सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेंद्र पटेल। 12 दिसंबर को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ वहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाई है। तो यह है गुजरात राज्य के बारे में। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव संपन्न हुए। विधानसभा की सीटों की कुल संख्या वहां पर कितनी है? 68 विधानसभा सीटों की कुल संख्या है। वहां पर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई है। वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 40 सीटें प्राप्त हुई है, बीजेपी को 25 सीटें प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जिस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ सुखविंदर सिंह सुक्खू ले रहे थे उस समय वहां के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे। हालांकि ये वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन उस समय जब ये चुनाव परिणाम आया था तो उस समय वहां के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो ये गुजरात राज्य है और यह हिमाचल प्रदेश है। ये दो राज्य महत्वपूर्ण है। अगला है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, ये चूंकि फरवरी महीने की प्रतियोगिता दर्पण का है तो थोड़ा सा इसमें डेटा पुराना है, मैं इसे सही कर दूंगा। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। पहला दिल्ली, उसके बाद पंजाब, फिर गोवा और फिर गुजरात, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी जो है वह 6 पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हैं जिन्हें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जिनमें बीजेपी है, कांग्रेस है, BSP है, AITMC को हटा दिया गया है, CPI को भी हटा दिया गया है, CPIM एक है, NCP को भी हटा दिया गया है, NPP है और आप है। ये 6 नेशनल पार्टीज हैं। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस ये भी नेशनल पार्टी है, BSP ये भी नेशनल पार्टी है, यहाँ पर NPP यह भी नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया गया यह भी नेशनल पार्टी है और CPIM यह भी नेशनल पार्टी है। तो वर्तमान समय में ये 6 यहाँ पर जो भी नाम लिखा हुआ है ये 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है। ये चूंकि फरवरी महीने की PD का है, ये डेटा थोड़ा पुराना है लेकिन आप इसे सही कर लीजिए। हमने यहाँ पर सभी आपको बता दिया। अब थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देखिए कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है तो आखिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे प्रदान किया जाता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं। पहली शर्त, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त होने चाहिए, या लोकसभा में न्यूनतम 4 सीटें या 2% सीटें 3 राज्यों से जीतना अनिवार्य है। किसका 2%? लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीतना आवश्यक है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इनमें से कोई एक भी रूल को फॉलो कर पाता है, कोई एक भी शर्तों को स्वीकार कर लेता है, तो वह पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। और इसी को फॉलो करते हुए चुनाव आयोग के द्वारा हाल ही में आम आदमी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ AITMC को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के दर्जा समाप्त कर दिया गया है। NCP को नेशनल
पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया और इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी को भी दर्जा समाप्त कर दिया। तो वर्तमान समय में कितने पॉलिटिकल पार्टी हैं जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं? तो 6 पॉलिटिकल पार्टी। आगे आइए, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है। इसके 50 वर्ष पूरे हो गए। वन्य जीव अधिनियम 1972 के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार के द्वारा वन्य जीव अधिनियम में संशोधन किया गया और यह संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा से 2 अगस्त 2022 को पारित हुआ, राज्यसभा से 8 दिसंबर 2022 को पारित हो चुका था। तो यह संशोधन भी आप लोग याद रखेंगे। अगला, 36वां राफेल विमान भारत पहुंचा। आप सभी जानते हैं कि राफेल विमान के लिए किसके साथ सौदा हुआ है, किस देश के साथ भारत ने साझेदारी की है? तो वह कौन सा कंट्री है बताइए आप लोग? फ्रांस के साथ यह समझौता हुआ है भारत का। कब हुआ था समझौता? सितंबर 2016 में यह समझौता हुआ था। इसके तहत 7.87 अरब यूरो या 9 अरब डॉलर या 58,000 करोड़ रुपए का यह समझौता था। तो आप रुपया वाला याद रखिए, 58,000 करोड़ रुपए का समझौता था राफेल विमान के लिए फ्रांस के साथ किया गया। कितने राफेल विमान के लिए समझौता किए गए थे? 26 राफेल विमान के लिए। कब किया गया था? 23 सितंबर 2016 को। तो ये जो 36 राफेल विमान के लिए समझौता किया गया, उनमें से 36वां जो राफेल विमान है वह भारत पहुंच चुका है। कब पहुंचा? 15 दिसंबर 2022 को यह भारत को सुपुर्द हुआ, पर 22 दिसंबर 2022 को यह पहुंचा था भारत में। ये तो 36वां राफेल विमान है। अब प्रश्न है कि आखिर पहली खेप इसकी कब आई थी? पहला राफेल विमान भारत में कब आया था? 29 जुलाई 2020 ईस्वी को। इसकी तैनाती 2 जगह की जाएगी, अंबाला हरियाणा में और हासीमारा बंगाल में। तो यह राफेल विमान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला, आयुष चिकित्सा से संबंधित 3 नए संस्थान की स्थापना की गई है। कहां पर यह संस्थान स्थित है? यह आपके लिए महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए। जैसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहां स्थापित किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में। दूसरा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में। तीसरा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली में। तो इन तीनों संस्थान और इस कहां पर स्थापित किया गया, यह महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 8 से 11 दिसंबर 2022 ईस्वी को संपन्न हुआ था गोवा में। इसका थीम था एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। ठीक है, तो 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, इसी के अंतर्गत इसी सम्मेलन में डिसाइड हुआ था कि भारत में आयुष चिकित्सा से संबंधित 3 नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे। तो 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कब और कहां हुआ, इसकी क्या थीम है आप लोग याद रखेंगे। कब हुआ? दिसंबर 2022 में। कहां हुआ? तो गोवा में। इसकी थीम क्या है? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। इन तीनों चीजों को आप लोग याद रखें, प्लस में इन तीनों संस्थान और यह कहां स्थापित की गई, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हाल ही में सरकार के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। कितने निर्जन द्वीपों का नामकरण हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया? आप याद रखिए, 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण किया गया है, जिनमें से 16 जो द्वीप हैं वह उत्तरी और मध्य अंडमान के हैं और 5 जो द्वीप हैं वे दक्षिणी अंडमान के हैं। ठीक है, इससे पहले 2018 में 3 द्वीपों का नामकरण किया गया था। रॉस द्वीप, उसका नामकरण किया गया बॉस द्वीप। नील द्वीप, इसका नामकरण किया गया शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप, इसका नामकरण किया गया स्वराज द्वीप। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला, हाल ही में तटरक्षक बल ने 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए अनुबंध किया है। कितने? 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए समझौता किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अगला, रेलवे मंत्रालय के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना शुरुआत की गई है। यह रेलवे स्टेशनों के उन्नयन से संबंधित है। 68 मंडल में से प्रत्येक में 15 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा और इसके तहत 1000 प्लस रेलवे स्टेशनों के विकास की योजना सरकार के द्वारा तैयार की गई है और प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना सरकार की है। 200 बड़े स्टेशनों के लिए विकास के लिए पूर्व से ही स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो ये स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम से अलग अमृत भारत स्टेशन रेलवे मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला, पूर्वोत्तर के किस राज्य में 1 जनवरी 2023 से लोकसभा एवं विधानसभा सीटों का परिसीमन शुरू किया गया है?
क्या होगा इसका आंसर? असम। अगला, प्रधानमंत्री ने कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में कब शामिल किया? 2 सितंबर 2022 को। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, क्या नाम है उसका? INS विक्रांत। देश के चुनिंदा शहरों में 1 अक्टूबर 2022 को 5G की शुरुआत की गई है। 1 अक्टूबर 2022 से 5G की शुरुआत की गई है भारत में, आप लोग इसे याद रखेंगे। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में कांस्य जीतकर मनिका बत्रा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। मनिका बत्रा पहला भारतीय खिलाड़ी बनी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। शरद कमल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 2022 के एकमात्र खिलाड़ी हैं। यानी प्रश्न अगर आए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा शरद कमल, ये इसका आंसर होगा। अगला, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 73 साल में पहली बार थॉमस कप इंडोनेशिया को हराकर जीता है। यानी कि थॉमस कप पहली बार भारत जीता। उप विजेता कौन था? इंडोनेशिया उप विजेता था। वह पूर्व में 14 बार का विजेता रह चुका है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर पहला नेशंस कप जीता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। पहला नेशंस कप भारतीय महिला हॉकी टीम के द्वारा किस देश को हराकर जीता गया? स्पेन को हराकर जीता गया। और भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप को जीता? तो इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप को जीता, जो कि पूर्व में 14 बार का विजेता रह चुका है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत के द्वारा अग्नि 5 का परीक्षण किया गया। यह 9वां परीक्षण है अग्नि 5 का। 15 दिसंबर 2022 को उड़ीसा के बालासोर तट पर किया गया। अग्नि 5 का जो रेंज है 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। भारत की सर्वाधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल यह अग्नि 5 है। DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। इसके पूर्व में भी ये चूंकि अग्नि 5 है तो इसके पूर्व में अग्नि की 4 रेंज हैं। अग्नि 1 रेंज इसका 700 किलोमीटर, अग्नि 2 रेंज 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 है तो 3000 किलोमीटर, 4 है तो 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 है तो इसका रेंज 5000 किलोमीटर है। इसका परीक्षण 9वां परीक्षण उड़ीसा के बालासोर तट पर किया गया है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन सैनिकों के मध्य झड़प कब हुई? 9 दिसंबर 2022 को। यह हमने इसीलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि जब गलवान में झड़प हुई थी तो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि किस तिथि को गलवान में झड़प हुई इंडिया और चाइना की सोल्जर्स के बीच। तो चूंकि तवांग में भारत चीन सैनिकों के मध्य झड़प हुई है 9 दिसंबर 2022 को तवांग के यांगत्से में, तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में मालदीव के किस पूर्व राष्ट्रपति को 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई? अब्दुल्ला यामीन। सितविनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आप लोग इनका नाम याद रखिए। फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सितविनी राबुका। अगला है, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 कब और कहां आयोजित किया गया? 7 से 19 दिसंबर 2022 को कनाडा में आयोजित किया गया। लेकिन मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? चाइना मेजबानी कर रहा था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो चाइना के द्वारा। लेकिन किस देश में आयोजित की गई? तो कनाडा में इसका आयोजन किया गया, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कब किया गया? 7 से 19 दिसंबर 2022 ईस्वी को। इसका थीम क्या था? इसका थीम है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव, जो कि यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने किया है। सम्मेलन में 195 देशों ने 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण 30% भूमि व महासागरों की रक्षा की प्रतिबद्धता दर्शाई है। गरीब देशों के लिए वित्तीय मदद 2025 तक बढ़ाकर $20 अरब और 2030 तक $30 अरब कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यूएनएससी के अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2023 से जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, इन 5 कंट्री को 1 जनवरी 2023 से अस्थायी सदस्य चुना गया है। इन्होंने किन देशों का स्थान लिया? तो इन्होंने भारत, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको एवं नॉर्वे का स्थान लिया है। यानी कि ये जो 5 कंट्री है इनका कार्यकाल
31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया और इनके स्थान पर ये 5 कंट्री जो हैं इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो गया है, जिनमें मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ये 2 कंट्री ऐसे हैं जिनको पहली बार यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता मिली है और अभी तक सर्वाधिक यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बनने का रिकॉर्ड जापान के नाम पर है 12 बार और दूसरे नंबर पे ब्राज़ील के नाम पर रिकॉर्ड है 11 बार ब्राज़ील सदस्य बन चुका है। अगला फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है। फोर्ब्स की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची है, जिनमें फर्स्ट रैंक पर है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो कि जर्मनी की रहने वाली है उर्सुला वॉन डेर लेयन। दूसरे नंबर पर यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष जो कि फ्रांस की रहने वाली है क्रिस्टीन लगार्ड और तीसरे नंबर पर है कमला हैरिस। भारत की 6 महिलाएं इस 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल हैं, जिनमें पहला नंबर पर है निर्मला सीतारमण 36वां स्थान है, रोशनी नार्डर मल्होत्रा 53वां स्थान है, तीसरा नंबर पर है माधवपुरी बूथ 54वां स्थान है, चौथे नंबर पर है सोमा मंडल 67वां स्थान है, 5वें नंबर पर है किरण मजूमदार 77वां स्थान और 6ठे नंबर पर नायका की सीईओ फागुनी नायर 89वें स्थान के साथ। तो ये विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की 6 महिलाओं ने इसमें स्थान बनाया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला, ऋषि सुनक ने 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटिश के 97वें प्रधानमंत्री का इन्होंने पदभार संभाला है। आप लोग ये 97वां अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि आप याद करिए जब 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स हो रहा था तो बीपीएससी ने पूछा था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, वे कैमे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि ऋषि सुनक 25 अक्टूबर 2022 को, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं, इन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद 97वें ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभाला है। इसके बारे में थोड़ा और आप जानकारी ले लीजिए। पहली बार ये 2015 में सांसद बने थे। कहाँ से सांसद चुनकर आए थे? यार्केडर केरिचमंड से ये सांसद चुने गए थे। यार्कशर केरिचमंड से ये सांसद चुने गए थे 2015 में। इसके बाद 2020 में वित्त मंत्री बने और 2022 में ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री का इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी बनी है। 22 अक्टूबर की इन्होंने शपथ लिया था। इसके अलावा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद चार्ल्स द्वितीय वहां के नए सम्राट बने और इन्होंने 8 सितंबर को वहां के नए सम्राट की पद संभाला था। तो ये तीनों नई नियुक्तियां हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में अमेरिका ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है। कौन से देश ने मान्यता प्रदान की? अमेरिका ने। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया है। वहां के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और इनका हाल ही में भारत दौरा भी संपन्न हुआ है। अगला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 ईस्वी को की गई थी, लेकिन इसका चूंकि 1 अप्रैल को इसकी शुरुआत अवश्य की गई है, लेकिन एक क्रमिक अवधि पर इसकी योजना की अवधि को बढ़ा दिया जा रहा है। 7वां चरण दिसंबर 2022 तक इसका 7वां चरण होगा। 1 जनवरी 2023 से, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है, 1 जनवरी 2023 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को 5 केजी अनाज मुफ्त इसके तहत प्रदान किए जाएंगे। अगला है, आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा। चूंकि यह पुराना प्रतियोगिता दर्पण है तो इसे आवश्यकता नहीं है यहाँ पर डिस्कस करने की। लेटेस्ट जो अपडेट होगा उसे आप लोग याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, उसे ग्रुप में भी बता दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर जगह अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमेशा करंट अफेयर को लेकर आप अपडेट रहें, वहां पर आपको सारी सूचनाएं दे दी जाएगी। अगला है, वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है भारत में विदेशी ऋण को लेकर। वर्तमान समय में भारत में विदेशी ऋण 610.5 अरब डॉलर है, जो कि जीडीपी का 19.2% है। ये जो 610.5 अरब डॉलर है, जिसके तहत 55.5% जो विदेशी ऋण है वह अमेरिकी डॉलर में निरूपित है और 30.2% जो डॉलर है वह रुपये में है। इसके तहत जो 610.5 अरब डॉलर का विदेशी ऋण है, दीर्घकालिक ऋण 478.7 अरब डॉलर और अल्पकालिक ऋण 131.7
अरब डॉलर है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण। और ये डेटा हमेशा याद रखिएगा कि वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत में विदेशी ऋण कितना है, तो 610 अरब डॉलर अभी वर्तमान समय में भारत का विदेशी ऋण है। अगला पॉइंट है, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में देश का चालू खाते का घाटा 36.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो किसी तिमाही में अब तक का सर्वोत्तम है। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हुआ। इस पर हस्ताक्षर कब हुआ? 2 अप्रैल 2022 को इस पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण डेटा है। IAECTA इसी से संबंधित है। इसका जो दोनों के बीच समझौते हुए हैं उसका नाम दिया गया है IAECTA। फुल फॉर्म है IA मीन्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, E फॉर इकोनॉमिक, C फॉर कॉपरेशन, T फॉर ट्रेड एंड A फॉर एग्रीमेंट। IAECTA मीन्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म है। समझौता हुआ 2 अप्रैल 2022 को, अब विधिवत लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया 29 दिसंबर 2022 को। इसके तहत भारत से ऑस्ट्रेलिया को किए जाने वाले निर्यातों में 96.4% शुल्क मुक्त इसमें व्यापार किए जाएंगे। भारत में ऑस्ट्रेलिया के 85% उत्पाद शुल्क मुक्त होंगे। नोट, इससे भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार 27.5 अरब डॉलर के मौजूदा स्तर से बढ़कर 2025 ईस्वी तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, तो यह है भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता। एक फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, CDTI सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक फुल फॉर्म है। यह भी पूछा जा सकता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण यहाँ पर नियुक्तियां हैं। नियुक्तियां के बारे में हम लोग देखते हैं कि इस महीने में क्या क्या नियुक्तियां की गई है। इन नियुक्तियों में पहला नियुक्ति जो है CRPF के महानिदेशक, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? सुजॉय लाल थाउसेन को CRPF का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला, रेलवे बोर्ड के CEO, रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। अगर आपने पहले याद किया हुआ होगा तो अभी सिर्फ आपका रिवीजन हो जाएगा। AICTE के नए अध्यक्ष, AICTE का मतलब है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसके नए अध्यक्ष TG सीताराम को बनाया गया है। ONGC के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। CWC सेंट्रल वाटर बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, इसके नए अध्यक्ष J चंद्रशेखर अय्यर को बनाया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष सुब्रकांता पंडा को बनाया गया है। तो ये नई नियुक्तियां से संबंधित है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी नियुक्तियों का नाम आपकी जुबान पे होना चाहिए। CRPF सुजॉय लाल थाउसेन, रेलवे बोर्ड के CEO अनिल कुमार लाहोटी, AICTE के अध्यक्ष TG सीताराम, ONGC के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह, CWC के नए अध्यक्ष J चंद्रशेखर अय्यर, फिक्की के नए अध्यक्ष सुब्रकांता पंडा। अगला है, बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे दीपंकर दत्त को सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीश बनाया गया है। USA की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष व मुख्य परिचालन अधिकारी सुष्मिता शुक्ला को बनाया गया VBI। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय मूल की या USA नागरिक है। ठीक है, तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुष्मिता शुक्ला USA की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष व मुख्य परिचालन अधिकारी। अगला है पुरस्कार। देखिए, महत्वपूर्ण पुरस्कार है, उसमें टाइम पत्रिका के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व यूक्रेन की आत्मा को, एथलीट ऑफ द ईयर अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी अरुण जज को, हीरो ऑफ द ईयर ईरानी महिलाओं को, आइकन ऑफ द ईयर मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल याहो को, इंटरनेटर ऑफ द ईयर दक्षिण कोरिया के पॉप बैंड ब्लैक पिंक को प्रदान किया गया है। टाइम पत्रिका की ओर से यह अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा मिस अर्थ 2022 मीना सुई चोई दक्षिणी कोरिया, मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल भारत की निवासी हैं। 2001 में अदिति गोवित्रिकर के बाद यह दूसरी भारतीय महिला हैं जिसे मिसेज वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? सरगम कौशल को, जो कि भारत की निवासी हैं। वहीं मिस अर्थ का अवार्ड 2022 का मीना सुई चोई दक्षिणी कोरिया की निवासी हैं, उन्हें प्रदान किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अवार्ड है। इसके अलावा अब हम लोग खेल की तरफ बढ़ रहे हैं। खेल में 2022 का इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का विश्व चैंपियन पुरुष राफेल नडाल और महिला ईगा
स्वियाटेक को दिया गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के रहने वाले, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी अकाने यामागुची जापान की निवासी और सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनीषा रामदास को, जो कि भारतीय हैं, भारत की रहने वाली हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। देखिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का बद्री नारायण को दिया गया। कौन सी कविता संग्रह के लिए? तुमाडी के शब्द कविता संग्रह के लिए। वहीं अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय को दिया गया है, उनका उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनीस अशफाक को दिया गया है, इनका उपन्यास है ख्वाब शराब। वहीं मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार अजीत आजाद को दिया गया है, उनका कविता संग्रह है पेन ड्राइव में पृथ्वी। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है जमुना लाल बजाज। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है कि बाय द वे आप एक नज़र इसे देख लें। भारत से बाहर गांधीवाद के प्रसार के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 का डॉक्टर ओगिराट यूनान और डॉक्टर वालिद सियावी को प्रदान किया गया है। ये दोनों लेबनान के निवासी हैं। वहीं रचनात्मक कार्य के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार मध्य प्रदेश के निवासी नीलेश देसाई को प्रदान किया गया है। वहीं ग्रामीण विकास हेतु साइंस एंड टेक के इस्तेमाल के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार मनसुख भाई प्रजापति को और महिला व बच्चों के कल्याण के लिए जानकी देवी पुरस्कार सोफिया साइक को प्रदान किया गया है। आप लोग इसे एक नज़र सभी विकल्पों को देख लें। अगला है हाल ही में ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। तो पेले किस देश के निवासी हैं? ब्राज़ील के निवासी हैं। किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। देखिए इस महीने की प्रतियोगिता दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में चर्चा किया गया है, जिनमें ए लाइफ इन द शैडो ए मेमोरियल A.S. दुल्लत की बुक है। वहीं द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी सुधा मूर्ति की बुक है और हैप्पी प्लेस एमिली हेनरी की बुक है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए लाइफ इन द शैडो ए मेमोरियल A.S. दुल्लत की बुक है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी सुधा मूर्ति की बुक है और हैप्पी प्लेस एमिली हेनरी की बुक है। अगला है 23 जनवरी 2023 से चाइना में ईयर ऑफ वाटर रैबिट खरगोश के वर्ष की शुरुआत हुई है। वहाँ पर प्रत्येक वर्ष एक नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जैसे पिछले वर्ष अगर देखा जाए 1 फरवरी 2022 से 21 जनवरी 2023 तक चाइना ने ईयर ऑफ टाइगर के रूप में मनाया। वहीं 21 जनवरी तक ईयर ऑफ टाइगर और पुनः 23 जनवरी 2023 से ईयर ऑफ वाटर रैबिट खरगोश के वर्ष की वहाँ पर शुरुआत हुई है। अगला इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां अधिवेशन 3 से 7 जनवरी 2023 को नागपुर में संपन्न हुआ। थीम क्या है इसका? साइंस एंड टेक फॉर यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां अधिवेशन जनवरी 2023 कहाँ पर? नागपुर में। अगला है सूर्य किरण थोड़ा देखिए युद्धाभ्यास के बारे में हम लोग देखते हैं। सूर्य किरण युद्धाभ्यास 16वां युद्धाभ्यास है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच नेपाल में हुआ। काजिंद जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच का युद्धाभ्यास है, यह मेघालय में संपन्न हुआ। विजय हरारे ट्रॉफी 2022। विजय हरारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? सौराष्ट्र और उप विजेता कौन है? महाराष्ट्र। सौराष्ट्र यानी कि गुजरात का बेल्ट। दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप 2022। देखिए दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप 2022 इसका लगातार तीसरी बार भारत ने जीता है दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप को। और उप विजेता कौन है? बांग्लादेश। मेजबानी किस देश ने किया? भारत ने मेजबानी किया है। और फाइनल मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया है। दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप 2022 विजेता कौन? भारत। उप विजेता कौन? बांग्लादेश। मेजबानी किस राष्ट्र ने किया? भारत ने। कहां पर फाइनल मैच खेला गया? चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। अगला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भारत के किस खिलाड़ी के नाम पर है? ईशान किशन के नाम पर है। इन्होंने 126 गेंदों पर इन्होंने दोहरा शतक बनाया और पूर्व में क्रिस गेल के रिकॉर्ड को, जो कि 138 गेंद का इनका रिकॉर्ड था दोहरा शतक का, उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के तत्वावधान में जो अवार्ड दिए गए हैं उसके अंतर्गत पुरुषों के पहले नेशंस कप, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के तत्वावधान में आयोजित पुरुषों के पहले नेशंस कप, इसकी विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका विजेता है। उप विजेता कौन सा है? आयरलैंड। मेजबानी कहां पर खेला गया? दक्षिण अफ्रीका में। महिलाओं का नेशंस कप विजेता कौन? अभी हमने ऊपर बताया कि भारत ने स्पेन को हराकर महिलाओं का नेशंस कप पहली बार भारत ने जीता। इसकी मेजबानी किस देश ने की? स्पेन ने की। यानी कि भारत ने स्पेन में जाकर स्पेन को हराकर अपना नेशंस कप, महिलाओं का नेशंस कप भारत ने जीता है। यह स्पेशली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस देश को हराकर जीता, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला, पुरुषों के 22वें फीफा विश्व कप। देखिए 22वें फीफा विश्व कप, इसका विजेता है अर्जेंटीना, इसका विजेता बना है। ठीक है। उप विजेता है, उप विजेता इसका फ्रांस है। ठीक है ना। कतर में खेला गया है या इसका शुभंकर है लाइव। अगर अर्जेंटीना के कप्तान का नाम देखें, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का कप्तान है। और गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे को प्रदान किया गया, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है। तो पुरुषों के 22वें फीफा वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना, कप्तान लियोनेल मेसी, उप विजेता फ्रांस है। इसके पश्चात गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बापे को। 22वें फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर लाइव है। और यह कहां पर खेला गया? तो कतर में यह खेला गया है। महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड दोनों देश मिलकर मेजबानी करेंगे। अगला, पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के अल नायर क्लब से जुड़ गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि सऊदी अरब के अल नायर क्लब से जुड़ने वाले पुर्तगाल के फुटबॉलर कौन हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। या फिर ये पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में सऊदी अरब के किस क्लब के साथ स्वयं को जोड़ा? तो अल नासर क्लब, आप लोग याद रखेंगे। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष हाल ही में बनी है मेघना अहलावत। अगला है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022। इसका आयोजन कोलंबिया में किया गया। सर्वाधिक पदक चाइना ने जीता है, कुल 12 पदक जीता है। 6 स्वर्ण पदक है, 6 3 3, यानी कि 6 स्वर्ण पदक है, सिल्वर 3 है और इसका कांस्य 3 पदक है। भारत ने सिर्फ 1 पदक जीता है, वो भी मीराबाई चानू के नाम यह पदक गया। 2023 में यह सऊदी अरब रियाद में संपन्न होगा। 2022 में कहाँ हुआ? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कोलंबिया में। 2023 कहाँ पर होगा? सऊदी अरब, वहाँ की राजधानी रियाद में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है नमस्ते योजना। देखिए नमस्ते योजना जो है किस मंत्रालय का स्कीम है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय प्लस में आवास व शहरी मंत्रालय का यह स्कीम है। इसका उद्देश्य क्या है? सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा व सम्मान प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है किस तूफानी चक्रवात ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व पुडुचेरी में दिसंबर 2022 में भारी नुकसान किया है? मेंडूस। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? UAE के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। अभी हाल ही में एक चक्रवात आया है बिपरजॉय, एक चक्रवात आया है, इसका नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है। और मेंडूस का नामकरण किसने किया? UAE ने। आप लोग इसके याद रखिएगा। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुई? तो भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है PT उषा। अगला है तमिलनाडु का कौन सा गांव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? इसका क्या नाम है? अतिरापट्टी। भारत की किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ट कैटेगरी में चुना गया है? RRR। SS राजामौली की तेलुगु फिल्म है RRR, तो इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड की नॉन इंग्लिश लैंग्वेज की बेस्ट कैटेगरी में चुना गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, रक्षा मंत्री ने 18 दिसंबर 2022 को किस स्वदेश निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को नौसेना को समर्पित किया है? INS मार्मुगाव, पश्चिमी तट गोवा में इन्होंने समर्पित किया है। अगला है USA ने किस नए बमवर्षक विमान को दिसंबर 2022 में प्रस्तुत किया? B-21 रेडर। यानी कि B-21 रेडर जो वायुयान है वह किस देश का है? USA का, वहां का बमवर्षक विमान है। पहली बार इसे दुनिया के सम्मुख लाया है।
पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? डीना बोलुआर्टे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित और फ्रीडम एट मिडनाइट व सिटी ऑफ जॉय के लिए किस फ्रांसीसी लेखक का दिसंबर 2022 में निधन हो गया? डोमिनिक लेपियर का निधन हो गया। ये पूर्व में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं। इतना ही नहीं, फ्रीडम एट मिडनाइट व सिटी ऑफ जॉय के लिए इन्हें यह पद्म पुरस्कार दिया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया, डोमिनिक लेपियर का। जापान की किस निजी कंपनी का एक लैंडर दिसंबर में रवाना किया गया है? आई स्पेस कंपनी का नाम है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है, ईरान को किस यूएन आयोग से दिसंबर 2022 में निष्कासित किया गया है? कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन, शॉर्ट में नाम याद रखिए CSW, कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन। ईरान को किस यूएन आयोग से यानी कि CSW से दिसंबर 2022 में निष्कासित कर दिया गया है? आप इसका नाम याद रखिएगा, CSW। जनवरी 2023 में विश्व हॉकी महासंघ के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय मूल के रियो बरडाकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय मूल के हैं। क्या नाम है? लियो बराडकर। यूएसए का आर्टेमिस 1 ओरियन स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस 1 इसके तहत यह चंद्र मिशन है यूएसए का। 2024 तक इसके तहत मानव को चंद्रमा पर भेजने का टारगेट रखा गया है और हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री का जो यूएस दौरा हुआ उसमें आर्टेमिस मिशन में भारत को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो का समापन होता है। आज के इस वीडियो में हमने फरवरी 2023 की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को, समरी को हमने समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि बीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत करेंट अफेयर की तैयारी में यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए एक रामबाण साबित होगी और बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। आगे आने वाले वीडियो में रेस्ट जो भी महीना बच रहे हैं उनके महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स को आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहां पर करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं से आपको हमेशा अपडेट करा दिया जाएगा। पहली बार अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।